Hello guys, we are starting with the PTC 65 environment, session 6. Topic is sustainable development. So इसके the first topic है gross environment product. तो अभी उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया जिसने कि ये ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट शुरू किया है। पहले हम पढ़ते थे ग्रीन जीडीपी करके एक टर्म आई थी, तो अभी एक नया टर्म आया है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। तो ये भी जैसे हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो ये भी ऐसे ही कुछ तरीके का है जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या है कि हम ना 4 नेचुरल रिसोर्सेज को पहले तो वो करेंगे, एसेस करेंगे, जैसे एयर, वाटर, फॉरेस्ट और सॉइल। तो हर एक को एक मॉनेटरी वैल्यूज दी जाएंगी और फिर उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बेसिस पे हम इसको ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट को करेंगे कैलकुलेट। तो क्या है इसकी डेफिनेशन कि इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल इकोसिस्टम सर्विसेज सप्लाइड टू ह्यूमन वेलबीइंग इन अ रीजन एनुअली एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बायोफिजिकल वैल्यू एंड मॉनिटरी वैल्यू। तो ये डेफिनेशन याद रखना, तो ऐसा डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कई बार। तो क्या बताता है ये कि इट इंडिकेट्स द ओवरऑल हेल्थ ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, तो प्राइम इंडिकेटर्स क्या है कि फॉरेस्ट कवर, सॉइल इरोजन, एयर क्वालिटी और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन रिवर वाटर। तो वही 4 रिसोर्सेज अपने, तो ये है। तो जैसे ग्रीन जीडीपी तो क्या बताता है कि हमारा कितना डैमेज हुआ है। अगर हमारा एक जीडीपी होता है, उस जीडीपी में से ये जो भी डैमेज हुआ है एनवायरनमेंट को उसको माइनस कर देता है, तो उसको बोलेंगे ग्रीन जीडीपी। लेकिन जो जीईपी होता है ये सिर्फ नुकसान नहीं बताता, ये कुछ फायदे भी बताता है, जैसे कि जो भी इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले साल में और कितना अभी वर्क किया है स्टेट ने, और जिसकी वजह से कुछ लॉस भी हुआ इकोसिस्टम में। तो ये दोनों चीजें बताता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। फिर ये देख लो, यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा सा ग्राफ सा बना रखा है फिगर के, जिसमें बता रखा है कि जो जीडीपी है उसमें तो ये सब कैलकुलेट होता है और जीईपी में ये सब कैलकुलेट करेंगे हम, एयर फॉर प्यूरिफिकेशन। तो ये इन सब का एक मिक्सचर है यहाँ पर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, हाइड्रो पावर। तो अगर हम ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं तो इन चीजों में काफी फायदा होगा हमें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी हमारी, मतलब हमें पता चलेगा कि कहाँ कैसे करना है। फिर ये कुछ और भी इनिशिएटिव्स है, जैसे कि CEEA, सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंट्स। तो ये यूनाइटेड नेशंस का है, ऐसा सही कुछ प्रोग्राम है कि एनवायरमेंट की क्वालिटी को डिटरमाइन करना, ये सब। फिर एक हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स है, तो ये है ब्रिटिश न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन का। तो ये भी वेलफेयर के लिए बताते हैं ये सब, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। फिर भूटान का है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, तो ये है एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन एज वन ऑफ आवर 4 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। तो इन दोनों में ना डिफरेंस याद रखना कि भूटान का एक ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है लेकिन हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स नहीं है। तो कई बार मतलब ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में कि हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स भी भूटान का ही है, तो नहीं, वो किसी ब्रिटिश न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन का है। ठीक है, फिर चाइना ने भी ऐसे कुछ कुछ टाइप की चीजें निकाली है, स्वीडन ने भी निकाला है, जिसमें वो वेरियस एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स को गवर्नमेंट पॉलिसी का पार्ट बना के, और मतलब इन ऑर्डर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। तो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ना इसमें कुछ चेंजेस किए। तो पहले भी था रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट टू बूस्ट ग्रीन इकोनॉमी। तो इसमें क्या होता है ना, ये 2010 में लॉन्च हुए थे। तो जैसे हमारा कार्बन क्रेडिट्स होते हैं ना, ऐसे ही रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट के लिए। तो जैसे हम कार्बन क्रेडिट्स को खरीद और सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, तो ऐसा ही कुछ सिस्टम है। तो मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कि जो भी ऑनर होगा ना एनर्जी सर्टिफिकेट का, वो क्लेम कर सकते हैं कि हाँ उसने परचेज किया है रिन्यूएबल एनर्जी को। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि 1 renewable energy certificate is treated as equivalent to 1 megawatt hour। ठीक है,
It represents environmental benefits associated with. तो उन सब में दिया जाएगा नॉन सोलर आरईसी, ठीक है। तो इसमें एक ये चीज याद रखना कि जैसे पहले क्या था कि जो भी आरईसी हम ट्रेड करते थे ना, उसका कुछ एक प्राइस होता था या फ्लोर प्राइस होता था, जो कि डिटरमाइन करती थी हमारी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो वो ये वाली बॉडी डिटरमाइन करती थी इसका कुछ प्राइस होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो भी इशुएंस है सर्टिफिकेट्स का और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन फैसिलिटीज का, मतलब इनका रजिस्ट्रेशन करना है या इशुएंस करना है आरईसी का, तो वो सब किसके हाथ में था? नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, ठीक है। और ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ओपन एक्सेस कंज्यूमर और कैप्टिव पावर प्लांट्स, तो ये सभी एलिजिबल है टू परचेज आरईसी। हाँ, तो ये सभी एलिजिबल है टू परचेज आरईसी। फिर करंट स्टेटस क्या है कि अभी ना जो भी 4% हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, उसका सिर्फ 4% जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो विंड और सोलर में क्या है कि विंड तो 58% और सोलर पावर 21%, ये टोटल रजिस्टर्ड कैपेसिटी है हमारी। तो और स्टेट विद अट्रैक्टिव रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात अकाउंट फॉर 73% ऑफ टोटल रजिस्टर्ड कैपेसिटी। तो अभी चेंजेस क्या क्या हुए इसके अंदर कि पहले तो इसकी वैलिडिटी जो थी ना इस सर्टिफिकेट की, वो थी सिर्फ 3 इयर्स। अभी क्या कर दिया है कि वैलिडिटी जब तक रहेगी जब तक कि वो सोल्ड नहीं होता, ठीक है। तो पहले सिर्फ 3 साल बाद वो एक्सपायर हो जाता था, लेकिन अब जब तक वो सोल्ड नहीं करेंगे उसे आरईसी को, जब तक वो वैलिड ही रहेगा। फिर अब इन्होंने क्या, पहले वो रिमूव जो फ्लोर प्राइस और फॉरबियंस प्राइस था, वो सेंट्रल वो जो सीईआरसी जो हमारी अथॉरिटी थी वो करती थी, अब इन्होंने उसको रिमूव भी कर दिया है, ठीक है। और फिर हाँ, पहले क्या था कि ये ना 25 साल के लिए जैसे कर लेते थे कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स है, दे आर एलिजिबल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट टू, मतलब वो जब तक ले सकते हैं 25 साल तक। लेकिन अभी क्या कर दिया कि जब तक उनका पावर परचेज एग्रीमेंट है ना, सिर्फ जब तक ही ले पाएंगे। कि अगर मान लो 10 साल का एग्रीमेंट है तो 10 साल तक ही ले सकते हैं, उसके बाद नहीं ले सकते। और हाँ, ये है। और नो आरईसी टू बी इशू टू द बेनिफिशियरी ऑफ सब्सिडीज, कंसेशंस और वेवियर्स ऑफ एनी अदर चार्जेस। तो इन सबको इशू नहीं होगा, जो भी बेनिफिशियरी है ना, जिनको पहले से कुछ सब्सिडी या कंसेशन वगैरह मिल रहा है, उनको ये आरईसी इशू नहीं होगा। और जो ट्रेडर्स है और बायलेटरल ट्रांजैक्शंस है, वो भी अलाउ कर दिए गए हैं इसके अंदर। और अगर मान लो कि जो आरपीओ टारगेट्स है हमारे, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस जो हमारी होती है, तो उससे ज्यादा भी इशू कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन अगर किसी कंपनी पे मान लो 25% है, तो वो 30% तक भी आरईसी ले सकती है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन था कि जो हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसका सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? मतलब ऐसा कि विंड विंड से सबसे ज्यादा करते हैं, हाइड्रो पावर से करते हैं, या किससे करते हैं? हाँ, तो सबसे बड़ा सोर्स है सोलर। याद रखना है, सोलर पावर। पहले शायद लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन अभी सोलर हो गया है। फिर आता है ग्रीन डे अहेड मार्केट। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ही लॉन्च किया है ये ग्रीन डे अहेड मार्केट। तो इसमें क्या होता है ना कि आप डेली टू डेली जैसे परचेज कर सकते हो। पहले क्या होता था कि पावर परचेज एग्रीमेंट्स होते थे कि हम 10 साल तक सिर्फ इसी कंपनी से बिजली खरीदने वाले हैं या इस टाइप से। तो अभी क्या हो गया कि मार्केट बेस्ड है कि जब जिसका मन करेगा कहीं से भी खरीद लेगा, जहां से सस्ता मिलेगा। तो मार्केट बेस्ड मॉडल है एक टाइप का। तो उसमें भी पहले एक ये ग्रीन टर्म अहेड मार्केट आया था, जीटीएएम, पहले न्यूज में। तो वो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट में क्या था कि उसमें एक टर्म के लिए फिक्स हो जाता था कि जैसे मान लो मैं 20 दिन के लिए खरीदूंगा,
फिर मैं 1 महीने के लिए खरीदूंगा, मतलब इस टाइप से एक टर्म फिक्स होता था। लेकिन अभी ग्रीन डे अहेड मार्केट में क्या है कि एक एक दिन का, जैसे आज का दिन है तो इसके लिए भी हम चूज कर सकते हैं कि मैं आज के दिन किससे खरीद रहा हूँ और इतना ऑर्डर करूंगा कि मुझे इतने मेगावाट बिजली चाहिए, तो इस टाइप से। तो GDM portal will operate in integration with the conventional day ahead market in the power sector। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो बाय और सेल कर सकती है रिन्यूएबल एनर्जी को थ्रू ओपन एक्सेस। ठीक है। डैम इज एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग मार्केट फॉर डिलीवरी ऑन द फॉलोइंग डे, तो एक दिन के लिए है। तो पावर एक्सचेंजेस विल अलाउ पार्टिसिपेंट टू सबमिट बिड्स टुगेदर फॉर बोथ कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू सेपरेट बिडिंग विंडोज। तो जो लोग अगर कन्वेंशनल एनर्जी खरीदना चाहते हैं, मतलब कन्वेंशनल एनर्जी में क्या आएगा कि जैसे ये जो कोल वगैरह से प्रोड्यूस हो रही है, और रिन्यूएबल एनर्जी में जो रिन्यूएबल है, तो जो भी कंपनीज होती है ना उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है जिसको हम बोलते हैं RPO, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। तो उनको ऐसा होता है कि अगर उनको मान लो 100% बिजली चाहिए तो उसमें से उनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं कि आपको 20% तो रिन्यूएबल एनर्जी ही खरीदनी पड़ेगी। तो वो वाली ऑब्लिगेशन है, तो इन्होंने हर एक दोनों के लिए अलग अलग विंडो बना देंगे। तो वो कहाँ से खरीदते हैं? पावर एक्सचेंजेस से। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि पावर परचेज जो एग्रीमेंट थे वो मार्केट बेस्ड मॉडल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और प्रोवाइडिंग कम्पिटिटिव प्राइस, तो प्राइस क्या कहते हैं, कम्पिटिटिव हो जाएगा, तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पावर, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी ग्रीन एनर्जी ट्रेड में। तो इसमें क्या होगा कि एक पैन इंडिया ग्रीन मार्केट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी और इंस्टेंट पेमेंट टू रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स। तो उस मार्केट में क्या होगा कि लोगों को लगता है रिन्यूएबल एनर्जी एक तो बहुत महंगी है, तो वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी, और फिर जो खरीदना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी उनको भी इजी होगा, जो कंपनीज है। तो क्या है इसके लिए, मतलब कहाँ खरीद सकते हैं हम? तो एक ये पावर एक्सचेंजेस होते हैं ना, तो ये 2 पावर एक्सचेंजेस है, एक तो पावर एक्सचेंज इंडिया और ये इंडिया एनर्जी एक्सचेंज करके। तो इन्होंने भी एक ही चीज लॉन्च की थी, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। ठीक है। तो जो ये रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है, ये इसमें भी हम बाय सेल ये वाला आ गया था क्या? ये वाला मतलब हमने यहाँ तक आ गई थी क्या आवाज? Yeah. ओके सर। तो ये, सॉरी, हाँ ये पढ़ रहे थे। तो एनर्जी एजेंसी हमने देख लिया था, तो ये इसकी रिपोर्ट से याद रखना, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक और ऑयल मार्केट रिपोर्ट्स। तो अभी इन्होंने इंडिया को फुल टाइम मेंबर बनने के लिए भी इनवाइट किया है। तो जो ये इनिशिएटिव है ना, ये क्या है कि इट इज फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग गवर्नमेंट एक्शन टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द ग्लोबल लाइट ड्यूटी व्हीकल्स। तो ये लाइट ड्यूटी व्हीकल्स वाला वर्ड याद रखना कि इसमें वो ऐसा कंफ्यूज कर देंगे कि फॉर ऑल व्हीकल्स है, ये नहीं, सिर्फ लाइट ड्यूटी व्हीकल्स के लिए है, और बाय 2030। ठीक है। बेस ईयर है 2005। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस को याद रखना, IEA, UNEP, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ऑफ OECD, और बाकी 2 और है ये। तो मेन ऑर्गेनाइजेशंस तो याद ही रखना, सबसे ज्यादा इनमें कंफ्यूज कर देंगे वो। फिर आता है कि क्या टारगेट है इनका, कि भाई 2030 का टारगेट है, लाइट ड्यूटी व्हीकल्स इन्वॉल्व है, 2005 बेस लाइन है, और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को भी मतलब इसमें यूज करेंगे वो। ठीक है। तो ये सब इंक्लूड करेंगे। फिर है एनर्जी अकाउंटिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी ये डिस्कॉम्स जो है हमारी, उनको बोला है कि आप ये एनर्जी अकाउंटिंग करो। तो एनर्जी अकाउंटिंग में क्या है कि हम नॉर्मली जैसे कुछ भी
अकाउंट्स करते हैं कि कुछ हिसाब किताब रखते हैं कि कितनी बिजली हमने कितना पैसा कहाँ खर्च करा है, क्या करा है। तो उस टाइप से ही एक एनर्जी का भी अकाउंट रखने को बोला है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इस पे भी PYQ आया हुआ है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और कौन से एक्ट के अंदर बनी है? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और क्या न्यूज है कि जो ये रेगुलेशंस वाज इशूड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर एक्ट एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। तो अभी इन्होंने ना ये दो बार ऑडिट करेंगे। एक तो क्वार्टरली करेंगे जो कि डिस्कॉम्स करेंगी, ठीक है। और फिर एक सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर होगा इनका, वो करेगा विद इन 60 डेज। फिर एक एनुअल ऑडिट होगा जो कि इंडिपेंडेंट एक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिटर करेगा। तो याद रखना है क्वार्टरली होगा जो कि डिस्कॉम करवाएंगी, और एक एनुअल होगा जो कि इंडिपेंडेंट कोई आदमी होगा वो करेगा। तो जो ये दोनों होंगे ना, एनुअल और क्वार्टरली रिपोर्ट्स, ये पब्लिश हो जाएंगे मतलब पब्लिक डोमेन में, ताकि लोग भी देख सके कि भाई कैसे कैसे का कंजप्शन हो रही है सारी इलेक्ट्रिसिटी की। तो क्या है एनर्जी अकाउंटिंग? तो एनर्जी अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब्स अकाउंटिंग ऑफ ऑल एनर्जी इनफ्लोज एट वेरियस वोल्टेज लेवल्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन पेरिफेरी ऑफ द नेटवर्क, includes renewable energy generation, open access consumers as well as energy consumption by the end users। तो जहां से वो बन रही है मतलब जनरेट हो रही है और जहां तक वो कंज्यूम हो रही है, वहां से वहां तक का सारा अकाउंट रखा जाएगा। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। और इट प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बाय डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज इन वेरियस एरियाज, एनेबलिंग फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ऑफिसर्स। तो सारा अकाउंट रखा जाएगा कि इतनी एनर्जी इस एरिया में आई थी और फिर इतनी लॉस हो गई है। तो ये सब, तो उससे क्या पता चलेगा कि हमारे लॉस किस एरिया में ज्यादा हो रहे हैं, तो उसको ठीक कर सकते हैं। और कहीं पे चोरी तो नहीं हो रही है तो वो भी पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन कर सकते हैं हम, डिमांड साइड मैनेजमेंट एफर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं इससे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी अभी कुछ ये रूल्स निकाले थे फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर एंड प्रमोशन ऑफ क्लीन एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंडर निकाले गए ये नए रूल्स। तो इसमें क्या है कि टू सस्टेन इकोनॉमिक वायलेबिलिटी ऑफ द सेक्टर, इजी फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड एंश्योर टाइमली रिकवरी ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब इस रूल में बताई गई है। तो ये है इसमें। हाँ, और तो जो इसमें क्या है कि ये भी बोला गया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर है, दे आर अलाउड टू सेल पावर इन द पावर एक्सचेंज एंड रिकवर द कॉस्ट सुटेबली। तो वो भी पावर एक्सचेंज में अपना बेच सकते, तो हमने पहले देखा ही था। फिर आता है मिथेनॉल इकोनॉमी। तो मिथेनॉल क्या चीज है पहले वो देख लेते हैं। मिथेनॉल क्या है कि इट इज अ क्लियर लिक्विड केमिकल दैट इज वाटर सॉल्यूबल एंड रेडिली बायोडिग्रेडेबल। तो ये इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उन पे ज्यादा गौर क्या करो, मतलब वो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं किसी फ्यूल के बारे में। फिर मिथेनॉल also known as wood alcohol, methyl alcohol or carbinol, is a low carbon hydrogen carrier fuel produced using high ash coal, agriculture residue, CO2 from thermal power plants and natural gas। तो इन सब से प्रोड्यूस हो सकता है, तो वुड एल्कोहल भी बोलते हैं इसे। और मिथेनॉल हैज अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ पॉली जनरेशन, as methanol can be made from any resource that can be converted into syngas। तो जो भी प्रोडक्ट को, अगर हम किसी प्रोडक्ट को साइन गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो फिर उससे हम मिथेनॉल भी बना सकते हैं, ठीक है। साइन गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर को बोलते हैं। सिंथेसिस गैस या साइन गैस कुछ भी बोल सकते हैं। और मिथेनॉल को हम प्रोसेस करते हैं टू मेक डाई मिथाइल ईथर। तो डाई मिथाइल ईथर क्या होता है? एक लिक्विड फ्यूल है दैट इज क्लोजली रिजेंबल्स डीजल। तो डीजल के जैसा बिहेव करता है, तो उसको बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। और मिथेनॉल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर केमिकल डेरिवेटिव्स। इसमें CO2 तो नहीं लिखा है, सिन गैस ही, सिंथेसिस गैस। हाँ लिखा नहीं है।
हाँ ओके वो ओके। आगे आएगा सर। मतलब इसमें ना CO2 प्रोड्यूस होती है, लेकिन हम उसको ऐसा काउंट नहीं करते। CO जो कोल से हम गैस ये सीन गैस बनाते हैं ना, तो उसमें काउंट तो इन दोनों को ही करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पर हाइड्रोजन, लेकिन उसमें CO2 भी होती है ऑटोमेटिकली। तो मतलब अगर ऐसा कहीं पे CO2 भी आ जाए तो उसको मतलब गलत मत समझना कि ये गलती हो गया। तो इसमें क्या है कि ये हम इससे क्या क्या बना सकते हैं, फोम्स, रेजिन्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, पॉलीएस्टर्स, और हेल्थ इंडस्ट्री मतलब फार्मास्यूटिकल में भी यूज होता है। तो एप्लीकेशंस तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी चीज की, तो देखना है, ठीक है। कहाँ गए हम? हाँ, तो अभी इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड हाई कोल एश गैसिफिकेशन बेस्ड मिथनॉल प्रोडक्शन प्लांट हमने डेवलप किया है एट भेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैदराबाद में। तो मिथेनॉल फ्रॉम कोल, तो इसमें क्या है कि ना हम कोल गैसिफिकेशन करते हैं। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोल इनटू सिंथेसिस गैस, मतलब सिंग गैस भी बोलते हैं, विच इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं उस सीन गैस को, तो उसके बाद इसका ये कैटालिटिक कन्वर्जन होता है टू प्रोड्यूस मिथेनॉल। और कैटालिटिक कन्वर्जन ऑफ सीन गैस इनटू मिथेनॉल इज अ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक वही होती है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी और हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको बोल देंगे एक्सोथर्मिक। फिर होता है मिथेनॉल बर्न्स एफिशिएंटली इन ऑल इंटरनल कंबंशन इंजन्स, प्रोड्यूस नो पर्टिकुलेट मैटर, नो सूट, ऑलमोस्ट नील SO2 और सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें कोई ऐसा एमिशन नहीं होता है, तो ये इसकी खास बात है। तो मतलब ऐसा पॉल्यूशन फ्री चीज है ये। तो नो सूट, तो आपको पता हो ना ब्लैक कार्बन को बोलते हैं सूट। तो फिर आता है इसमें ब्लेंडिंग ऑफ 15% मिथेनॉल इन पेट्रोल विल रिड्यूस पॉल्यूशन बाय 33%। और अगर हम डीजल को हम रिप्लेस कर देंगे मिथेनॉल से तो पॉल्यूशन 80% कम हो जाएगा। ये चीज याद रखना कि इट हैज स्लाइटली लोअर एनर्जी कंटेंट देन पेट्रोल एंड डीजल। मिथेनॉल कैन रिप्लेस बोथ दीज फ्यूल्स इन ट्रांसपोर्ट। तो ये वाला पूरा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा कैसा पूछ लेंगे। फिर है मिथेनॉल और ये जो डाई मिथाइल ईथर है आर सब्सटेंशियली चीपर देन पेट्रोल, थोड़ा एनर्जी में भी कम है और चीपर भी है। और इसका हाई ऑक्टेन नंबर होता है और इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। तो ऑक्टेन नंबर हमने पहले देखा था कि ऑक्टेन नंबर किस चीज से रिलेटेड है, तो यही क्वेश्चन बन सकता है इस पे। तो छोटा सा कि जो ऑक्टेन नंबर होता है ना, वो ये एनर्जी जो इंजन की एफिशिएंसी होती है किसी भी फ्यूल को बर्न करने की, उस पे डिपेंड होता है। तो अगर हाई ऑक्टेन नंबर है तो मतलब उस जो इंजन की एफिशिएंसी है वो ज्यादा है उस फ्यूल के साथ। ठीक है, तो मिथेनॉल का हाई ऑक्टेन नंबर है। फिर नीति आयोग ने भी कुछ रोड मैप बना रखा है मिथेनॉल इकोनॉमी के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, 10% क्रूड इंपोर्ट्स को हम 2030 तक सब्स्टिट्यूट कर देंगे मिथेनॉल से। फिर 20 मिलियन टन ऑफ मिथेनॉल एनुअली कैन बी प्रोड्यूस्ड एट 19 रुपीज अ लीटर बाय 2005 बाय यूजिंग इंडियन हाई एश कोल और स्ट्रैंडेड गैस और बायोमास। तो इन तीनों चीजों से हम बना सकते हैं मिथेनॉल को। फिर एक ये रिसर्च प्रोग्राम भी चलाया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल यूजिंग इंडियन कोल, CO2 फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स और स्टील प्लांट्स। फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भी ये 20% डाई मिथाइल ईथर की ब्लेंडिंग का बोला है विद LPG। तो ये है, तो ये M15 M85 का क्या मतलब है कि 15% मिथेनॉल की ब्लेंडिंग, 85% और 100%। फिर इन्होंने ये बोला कि ये टेस्ट और प्लान करेंगे 15% मिथेनॉल की ब्लेंडिंग को भी, तो इन कंसल्टेशन विद IOCL ये सब। फिर रेलवे भी वर्क कर रही है मिथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए। 5 to 20% डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन जाएगा लोकोमोटिव्स में। और असम पेट्रोकेमिकल्स ने लॉन्च किया है एशिया का फर्स्ट कैनिस्टर बेस्ड मिथेनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये वाला चीज याद रखना।
और भेल ने भी डेवलप किया इंडिया का फर्स्ट पायलट प्लांट एट हैदराबाद यूजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट हाई एश कोल टू मिथेनॉल। तो हाई एश कोल यूज होता है, हाई एश कोल को हम कोल गैसिफिकेशन कर देते हैं, उसकी साइन गैस बना देते हैं, फिर साइन गैस को कैटालिटिक कन्वर्जन करके मिथेनॉल कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वही है कि गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी है टू प्रोड्यूस साइन गैस, फिर उस कोल से मिथेनॉल को बना देंगे विद 99% प्योरिटी। और ये पार्ट है क्लीन एनर्जी रिसर्च इनिशिएटिव का, जो कि नीति आयोग का है और फंडेड बाय डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर आता है इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग में क्या है, हाँ, कि पहले हमारे क्या टारगेट्स थे कि हम 20% इथेनॉल, जो हमारी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी ना 2018 वाली, उसमें बोला गया था कि हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे 2030 तक। लेकिन अभी क्या बोल दिया गया कि 20% करेंगे 2025 तक। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एडवांस कर दिया टारगेट कि हमें पहले ही खत्म करना है इसे। और अभी क्या है न्यूज में कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने, तो वो रोड मैप बनाना चाह रहे हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया बाय 2025 तक कैसे कैसे पूरा करेंगे हम। तो देख लो, पहले पहले क्या टारगेट थे कि हम जो 10% होगी वो 22 तक करेंगे, और जो 20% है वो 2025 तक करेंगे। उससे पहले एक नेशनल बायोफ्यूल 2018 में आई थी, उसके क्या टारगेट थे कि 20% तो पेट्रोल में करना है और 5% डीजल में करना है, कब तक, 2030 तक। लेकिन अभी नए टारगेट क्या आए हैं, हाँ फिर सॉरी 2020 में थोड़ा सा बदल दिया गया, उसमें बोला गया कि हमें 10% करना है 2022 तक, 20% करना है 2030 तक, और 10% डीजल के अंदर करना है 2030 तक। फिर इसका इन्होंने ये भी रिकमेंड किया था कि हाँ, ये वही ट्यून इंजन, मतलब ट्यून इंजन, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, अब वो आगे पढ़ लेंगे। So these efforts will facilitate setting up of additional ethanol distillation capacities and will provide timelines for making blended fuel available across the country. तो ये कुछ टाइमलाइन है। सबसे पहले ये कब शुरू हुआ था एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, 2003 में शुरू हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस। फिर उसके बाद 2014 में कुछ ये एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म आया। फिर नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करी गई, टारगेट सेट किए गए। फिर नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी आई, तो इन्होंने भी इसके बारे में बात की। फिर अभी 21 में भी ऐसा बोला गया है कि जो सोरगम और शुगर बीट होते हैं, मतलब ये कुछ फीड स्टॉक्स है, उनको भी हम यूज करेंगे एथेनॉल बनाने के लिए। तो जो ये अभी it will also help increase consumption of ethanol in ethanol producing states and adjoining areas before year 2025। ठीक है, तो क्या होता है इथेनॉल ब्लेंडिंग कि तो जो भी हमारा नॉर्मल फ्यूल होता है, पेट्रोल या डीजल या कोई भी फ्यूल, तो उसके अंदर है ना हम इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। तो जो इथाइल अल्कोहल होता है वो 99% प्योर होता है, जो कि हम कहाँ से निकालते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, और फिर हम उसको ब्लेंड कर देते हैं। गैसोलीन के साथ भी कर सकते हैं, पेट्रोल के साथ भी कर सकते हैं, डीजल के साथ भी कर सकते हैं। तो क्योंकि एक प्लांट बेस्ड फ्यूल है, तो इसलिए ये रिन्यूएबल फ्यूल की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा ब्लेंडिंग हो जाए। तो अभी गवर्नमेंट इथेनॉल प्रोडक्शन कैसे कैसे कर रही है। तो ये पता होगा कि शुगर केन बेस्ड का जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो मोलेसिस होते हैं, सी और बी टाइप वाले हैवी मोलेसिस, वो यूज होते हैं। और शुगर केन का जूस, शुगर सिरप, ये सब यूज होता है। और सरप्लस राइस विद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मेज, तो ये सारी चीजें यूज करते हैं हम। मतलब गवर्नमेंट ने इसका वो अलाउ कर दिया है कि आप ये सब खरीद सकते हो एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज है ये मोलेसिस और शुगर केन, तो पता ही है कि उससे ही बनाते ज्यादा। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो, ये नोडल डिपार्टमेंट है फॉर द प्रमोशन ऑफ फ्यूल ग्रेड इथेनॉल प्रोड्यूसिंग डिस्टिलरीज इन द कंट्री। तो कैसे कैसे फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सब। फिर है ये पीएम जीवन। तो पीएम जीवन की फुल फॉर्म देख लो कि वातावरण अनुकूल फसल अवदेश निवारण योजना। तो ये क्या है कि इसके अंदर ना हम जो 2G वो है सेकंड जनरेशन हमारा बायो फ्यूल है उसके प्रोडक्शन के लिए है। तो हाँ, पीएम जीवन में क्या होगा कि 12 कमर्शियल प्लांट्स और 10 डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट क्रिएट किए जाएंगे सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल के, और ताकि मतलब अवेलेबिलिटी हो सके पूरे उसमें कंट्री में। तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को कौन हेड करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं हेड। तो ये जैसे 2G है ना सेकंड जनरेशन, तो ऐसे 4 जनरेशन है बायोफ्यूल्स की। तो कोई बताएगा क्या कौन कौन सी जनरेशन में क्या क्या यूज होता है? इम्पोर्टेंट मतलब PYQ भी है। तो हाँ, तो जो फर्स्ट जनरेशन होता है ना उसमें तो हम फूड क्रॉप्स को यूज करते हैं कि जो हमारी नॉर्मल फूड क्रॉप्स होती है। तो उसमें क्या इशू आ रहा था कि फूड वर्सेस फ्यूल का, कि फूड को बचाए मतलब फूड सिक्योरिटी रखे या फ्यूल को बनाए, मतलब क्या करे। तो फिर सेकंड जनरेशन आया, तो इसमें क्या है कि नॉन फूड क्रॉप्स को यूज करते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन बायोफ्यूल में। उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट होता है या फूड वेस्ट होता है, जो भी ऐसी चीजें होती है ना वो यूज होती हैं। तो इससे सेकंड वो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी फर्स्ट जनरेशन वाली। फिर थर्ड जनरेशन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एल्गी टाइप की चीजें होती है ना, एल्गी उसको यूज करते हैं जनरेशन में। तो वो क्या है, कार्बन न्यूट्रल है, उसमें वो जितना कार्बन हम रिलीज कर रहे हैं ना उतना ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो वो इस टाइप की टेक्नोलॉजी है। तो उसमें हाँ वो कार्बन न्यूट्रल है थर्ड जनरेशन, तो ये याद रखना। फिर फोर्थ जनरेशन में क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वो यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। उसमें वो है कार्बन नेगेटिव, तो उसमें जितना कार्बन हम रिलीज नहीं कर रहे उससे ज्यादा तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये 4 जनरेशन है, तो चारों का मतलब पता होना चाहिए क्या क्या डिफरेंस है। और एक ये हाँ E100 प्रोजेक्ट भी निकाला था, अभी पुणे में शुरू हुआ था। E100 मतलब 100% इथेनॉल की ब्लेंडिंग यूज करेंगे हम कुछ कुछ जगहों पे। तो पुणे में यूज हुआ था ये कुछ स्टेशन पे। ये इसका मतलब ये या फिर 100 चार्जिंग कुछ ऐसा था? ओके, वो तो 100 चार्जिंग ई व्हीकल वाला है ना, E100 करके शायद। हाँ ये वाला तो सर वो है जो हाँ 100% इथेनॉल फ्यूल को यूज करेंगे। फिर मास एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर 12% इथेनॉल और 15% के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने ये कुछ नोटिफिकेशन जारी की है। तो इसमें क्या है कि हम 12% इथेनॉल को यूज करेंगे गैसोलीन में और 15% यूज करेंगे। तो किस में यूज करेंगे, ये सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट जो आया था हमारे रूल्स आए थे 2021 में, इसके अंडर ये बोला गया है ऐसा कि हम ये दोनों चीजें मतलब ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए कि 12% और 15% गैसोलीन। तो इसके अंदर ना हम वो चाहिए हमें मतलब सॉरी, कंपैटिबिलिटी ऑफ व्हीकल टू द लेवल ऑफ इथेनॉल ब्लेंड शैल बी डिस्प्लेड ऑन व्हीकल बाय पुटिंग अ क्लियरली विजिबल स्टिकर। तो ऐसा कि उस पे स्टिकर लगा देना है कि हाँ वो कंपैटिबल है उस चीज के लिए नहीं। फिर इंडिया का एक इंडिया इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में इसमें इन्होंने तो वो टारगेट सेट किया 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद गैसोलीन बाय 2023 और 24। और फिर ये फ्लेक्स फ्यूल इंजन होते हैं। तो अभी क्या कि कार मेकर्स को ऐसा बोला गया कि आपके पास 6 मंथ्स है ये टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्स फ्यूल सो दैट कार कैन ऑल्सो रन ऑन इथेनॉल इन, हाँ मतलब इथेनॉल पे भी रन कर सकते। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हमने पहले भी पढ़े थे। इसमें क्या होता है कि एक तो नॉर्मल इंजन होते हैं जो कि एक ही फ्यूल पे वर्क करते हैं, जैसे ये नीचे दिया हुआ है ना। हाँ जैसे कि मोनो फ्यूल व्हीकल्स होते हैं जो कि नेचुरल गैस पे सिर्फ वर्क करेंगे और किसी पे नहीं करेंगे। फिर होते हैं बाई फ्यूल व्हीकल्स,
विच हैज टू इंडिपेंडेंट फ्यूल, मतलब एक तो नेचुरल गैस होगा और एक दूसरा फ्यूल होगा, तो दोनों पे वर्क कर सकता है। फिर होता है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, तो इसमें क्या है कि किसी भी दो फ्यूल के मिक्सचर पे भी वर्क कर सकते हैं, मतलब टू और मोर डिफरेंट फ्यूल के मिक्सचर्स, ठीक है। तो इसमें ब्लेंड गैसोलीन भी यूज कर सकते हैं, तो मतलब 83% तक की कैपेसिटी है इसकी, मतलब इतने पे हम चला सकते हैं। तो ब्राजील ऐसा फर्स्ट कंट्री था जिन्होंने इस टाइप की चीजें यूज करी थी और वो सक्सेसफुल हुए। इसमें गैसोलीन से मतलब इथेनॉल पे स्विच करना हो तो ये सब है। तो देख लो कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड बायो इथेनॉल प्रोडक्शन कौन कौन कर रहा है। सबसे ज्यादा यूएसए, फिर ब्राजील, फिर यूरोप और चाइना, कनाडा, फिर इंडिया। तो यूएसए के बाद ब्राजील, मतलब कई जगह हम सोचते चाइना का नाम आएगा, तो ब्राजील है। फिर एक कैसवा टेपियोका करके एक चीज है, तो अभी इसको भी हम यूज कर रहे हैं बायोइथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो ICAR जो है हमारा और सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया ये जो टैपियोका है, कैसेवा टेपियोका। तो एक रॉ मटेरियल है जो बायोइथेनॉल प्रोडक्शन में यूज होगा टू मीट द एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम, जो हमारा टारगेट है 2025 का। तो क्या चीज है ये कैसेवा? तो एक टाइप का जो इसका जो स्टार्च होता है ना वो बहुत यूनिक है, उसके अंदर कुछ फिजियोकेमिकल फंक्शनल प्रॉपर्टीज है और फिर उससे हम मतलब ये प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या है कि जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू है ना कैसेवा का, उसके जो पील्स होंगे, स्टेम्स होगी, लीव्स होगी, वो बहुत ही पोटेंशियल है फॉर द 2G बायो इथेनॉल प्रोडक्शन। तो तमिलनाडु सबसे ज्यादा कर रहा है, फिर उसके बाद केरला। तो एक सेकेंड, हाँ तो ये टेपियो का जो प्लांट है ना, इसके बारे में भी मतलब पढ़ लेना। तो इसको बहुत सारे लोग खाते भी हैं। तो ऐसा शकरगंदी जैसा दिखने वाला चीज है ये। फिर है यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल। तो जो हमारा IOC है उन्होंने अभी ऐसा सप्लाई ऑफ डीजल बंद कर दिया है, दैट इज ब्लेंडेड विद बायोडीजल मेड फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल। तो यूज्ड कुकिंग ऑयल क्या है? They are oils and fats that have been used for cooking or frying in the food processing industry, restaurants, fast food, at consumer level in households. तो जो भी हम ये कुकिंग ऑयल यूज करते हैं उस सब को यूज करके वो बायोडीजल बनाना चाह रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है टू प्रोड्यूस बायोडीजल। मस्ट कंटेन ओनली फैट्स, ऑयल्स एंड ग्रीसेस दैट वर प्रीवियसली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग। तो क्यों यूज कर रहे हैं हम इसे? क्योंकि ना एक तो हार्मफुल होता है काफी ज्यादा, जो इट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम सीरियस एलिमेंट्स लाइक हाइपरटेंशन। तो अगर हम उस कुकिंग ऑयल को बार बार यूज करते रहेंगे तो वो इन सब डिजीज को कॉज करेगा, और वो ये ड्रेनेज सिस्टम को भी क्लॉग कर देता है। और हमें एक तो सर्कुलर इकोनॉमी बनाना है, ये एक टाइम जो चीज यूज हो सके उसको दोबारा कुछ यूज कर सके, तो वो सब सर्कुलर इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करेगा। और कहाँ का यूज हो सकता है यूज कुकिंग ऑयल? मेकिंग सोप्स, कॉस्मेटिक्स, कुकिंग ऑयल और एनिमल फीड, इन सब में भी यूज हो सकता है। तो हाँ, तो बायोडीजल क्या है? एक तो ऑल्टरनेटिव फ्यूल है और दैट इज सिमिलर टू नॉर्मल डीजल जो हमारा कन्वेंशनल डीजल है। बस ये प्रोड्यूस किससे होता है? वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट्स, वेस्ट कुकिंग ऑयल, इन सब से। ये वाला प्रोसेस याद रखना कि जो प्रोसेस है ऑयल्स को बायोडीजल में कन्वर्ट करने का, उसको बोलते हैं ट्रांसएस्टेरिफिकेशन। कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी है और
ये इट इज रैपिडली बायोडिग्रेडेबल एंड कम्प्लीटली नॉन टॉक्सिक। तो ये चीज़ याद रखना इसके बारे में। फिर ये इन्होंने बायोडीजल साइकिल दे रखी है कि एक सीड्स है उसको एक्सट्रैक्ट किया, वेजिटेबल ऑयल बनाया, फिर रिफाइन किया, रिफाइंड हो गया, फिर ट्रांस एस्टेरिफिकेशन किया, उसके अंदर ये अल्कोहल ऐड करते हैं, फिर उससे बायोडीजल बन गया, फिर बायोडीजल को व्हीकल्स में यूज किया, फिर CO2 रिलीज हुआ, तो एनर्जी बन गई। तो ये सब है। फिर आता है इनिशिएटिव टेकन टू मेक बायोडीजल। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने और हेल्थ मिनिस्ट्री ने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, अर्थ साइंसेज ने, इन सब ने मिलके कि प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोडीजल प्रोड्यूस फ्रॉम UCO करके एक इनिशिएटिव सा लिया है। तो इसमें क्या है कि हम ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करेंगे जिसमें कि जो कलेक्शन और कन्वर्जन है कुकिंग ऑयल का इनटू बायोडीजल वो आसानी से हो सके, और थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी लोगों को ताकि वो इस पे काम कर सके। तो इसमें क्या है कि जो भी हाँ, तो जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है दे ऑफर पीरियडिकली इंक्रीमेंटल प्राइस गारंटीज फॉर 5 years एंड एक्सटेंडेड ऑफ टेक गारंटीज फॉर 10 years टू प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स। तो उनको ये सब थोड़ा इंसेंटिव वगैरह करके दिया जाएगा पीरियडिकली ताकि वो इस चीज पे काम कर सके। फिर एक नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स आई थी, तो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि हम सप्लाई चेन भी सेटअप करेंगे ताकि बायोडीजल का प्रोडक्शन फ्रॉम नॉन एडिबल ऑयल सीड्स, यूज कुकिंग ऑयल और शॉर्ट जेस्टेशन क्रॉप्स, इन ये सब यूज हो सकता है इसमें। ठीक है। फिर फसाई जो था उसने भी एक चीज लॉन्च की थी, रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल प्रोजेक्ट, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। तो फसाई का जो ये प्रोजेक्ट है ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ क्या क्या इशू थे, एक तो इनकी कोई ऐसा एस्टेब्लिश चेन नहीं थी कलेक्शन की कि कैसे कलेक्ट करेंगे, और एक जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है इसके अंदर, फ्री फैटी एसिड्स और वाटर यूज कुकिंग ऑयल में, उसकी दिक्कत थी कि उसको कैसे हटाएंगे। और तो इनको ना लार्ज कलेक्शन सेंटर्स चाहिए थे, वो सब चाहिए था, तो वो सब इनके पास नहीं था, मतलब कैसे स्टोर करेंगे इसको। तो क्या एम था इसका रूको का कि परचेज करेंगे हम यूज्ड ऑयल्स को फ्रॉम होटल्स, केटरर्स, स्नैक मेकर्स, ट्रेडर्स एट रीजनेबल प्राइस एंड कन्वर्ट इट इनटू बायोडीजल एट अ प्लांट। तो इन्होंने इसके लिए एक स्टिकर और मोबाइल फोन एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी टू फॉर द कलेक्शन एंड टू एंश्योर दैट इट डज नॉट कम बैक टू इकोसिस्टम। ठीक है। तो ये बायोफ्यूल्स तो मतलब सारे ही देख लेना, बायो एथेनॉल, बायो मेथेनॉल और बायोडीजल। फिर आता है नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन। तो अभी इसका ब्लूप्रिंट आया है बाय यूनियन कोल मिनिस्ट्री। तो इंडिया का क्या इनिशिएटिव है कोल गैसिफिकेशन के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, उसने एक रिसोर्स ग्रुप ये ऐसा कुछ सेटअप भी किया था कोल गैसिफिकेशन के लिए। फिर जो हमारा बेल है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसने भी एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी ताकि हम जो हाई ऐश इंडियन कोल है उसको साइन गैस में कन्वर्ट कर सके, फिर उसको मिथेनॉल में कन्वर्ट कर सके। फिर जिंदल जो स्टील पावर है उन्होंने भी इसके ऊपर कुछ टेक्नोलॉजी बनाई है। फिर द गवर्नमेंट एम्स टू अचीव गैसिफिकेशन ऑफ 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल बाय 2030। तो ये वाला टारगेट याद रखना। And this is the first time that a mission document has been released. तो in order to take ahead this vision, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इस कुछ चीज़ें बताई है कि हम मैपिंग करेंगे गैसिफिकेशन कोल फील्ड्स की कहाँ कहाँ हो सकता है इन द नॉर्थ ईस्ट, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, और डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, पॉलिसी सपोर्ट करेंगे, ये सब करेंगे। फिर कोल गैसिफिकेशन क्या चीज़ है, तो हमने पहले भी देखा था कि पहले कोल को कन्वर्ट करेंगे सिंथेसिस गैस में, जो कि
हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है, उसको हम सेन गैस भी बोलते हैं। फिर वो जो सीन गैस टेक्नोलॉजी है दैट अलाउज कन्वर्जन ऑफ नॉन माइनेबल कोल लिग्नाइट इनटू कंबस्टेबल गैसेस थ्रू इन सीटू गैसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। तो इन सीटू करेंगे, इन सीटू मतलब वहीं पे जहाँ पर वो है टेक्नोलॉजी, मतलब जहाँ पर वो प्रेजेंट है सीन गैस, वहीं पे उसका गैसिफिकेशन कर देंगे उस मटेरियल का। फिर उससे हम वो जो सीन गैस है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें कंबस्टेबल गैस में, ताकि वो कुछ फ्यूल की तरह यूज हो सके। तो जो कोल गैसिफिकेशन है ना, ये क्लीनर ऑप्शन है एज कंपेयर टू बर्निंग ऑफ कोल। तो बर्निंग ऑफ कोल से भी हम कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे अच्छा कोल गैसिफिकेशन करें, फिर उसको कन्वर्ट करके फिर यूज करें। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है इसके कि अगर हम जो बिटुमिनस कोल है हमारा, अच्छा जो एंथ्रासाइट होता है ना एक कोल, एंथ्रासाइट और एक होता है बिटुमिनस, तो इन दोनों में सबसे अच्छा कौन सा होता है? एंथ्रेक्साइड। हाँ, तो एंथ्रासाइट में थोड़ा हाई एश कंटेंट होता है, ओ सॉरी हाई कार्बन कंटेंट होता है, तो इसीलिए। लेकिन इंडिया में बिटुमिनस ज्यादा मिलता है। और एंथ्रासाइट कहाँ पर मिलता है इंडिया में? हाँ, कुछ बोल रहे क्या समवन? हाँ, तो जम्मू कश्मीर वाले रीजन में मिलता है ना एंथ्रासाइट। फिर है ये इन्होंने बता रखा है कि अगर मिथेनॉल होगा तो उससे क्या क्या बना सकते हैं बाद में प्रोडक्ट्स। फिर ऐसे कुछ इन्होंने नाम दे रखे हैं। हाइड्रोजन है तो उससे ये अमोनिया और ये सब बना सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है जो उससे एसिटिक एसिड और ये सब बना सकते हैं। और जो मिथेनॉल होगा उससे डाइस, फॉर्मेल्डिहाइड्स, फ्यूल्स, प्लास्टिसाइजर्स ये सब बना सकते हैं। तो ये वाला टेबल मतलब ऐसा देख लेना एक बार। फिर आता है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, न्यू एनर्जी एंड रिलेबल एनर्जी, इन दोनों ने एक ये पॉलिसी को ड्राफ्ट किया, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? टू प्रमोट क्रिएशन ऑफ स्टोरेज सिस्टम ऑन लार्ज स्केल अक्रॉस द वैल्यू चेन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। तो जो भी हमारा वेरियस लेवल्स है, जैसे जनरेशन हो रही है, फिर ट्रांसमिशन हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो इन तीनों लेवल्स पे एक ऐसे स्टोरेज यूनिट टाइप की क्रिएट की जाए, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्रिएट की जाए। तो क्या होगा ये? इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। People may be free to set up standalone energy storage system. Developers shall be granted interstate transmission connectivity. फिर वही कि ये जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है जो हमने पढ़े थे, वो भी स्टोर कर सकते हैं। ट्रांसमिशन कॉस्ट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी शैल बी वेड बोथ एट द टाइम ऑफ चार्जिंग एज वेल एज टाइम ऑफ सेलिंग द रिन्यूएबल एनर्जी। गवर्नमेंट का एक मिशन भी है, उन्होंने लॉन्च किया था, नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज टू प्रमोट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होता है? कुछ डिवाइसेस है जो कि मतलब क्या होंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जीज होते हैं सोलर और विंड, उनको स्टोर कर सके और फिर रिलीज कर सके जब भी कस्टमर्स को नीड हो उस चीज की। तो कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं कि बैटरीज होंगी या पम्प्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, थर्मल स्टोरेज, हाइड्रोजन फ्लाई व्हील्स, तो ये सब टेक्नोलॉजी है। तो इसमें यही चीज याद रखना, क्योंकि अभी तो ये ड्राफ्ट है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला मिशन और ये वाली टेक्नोलॉजी क्या है और हमें रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन तो बताइए। फिर एक ये नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल है, केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, तो ये वाला प्रोग्राम भी याद रखना। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड है, दैट इज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट। तो इसमें हम क्या करेंगे? दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी आइदर एज इलेक्ट्रोकेमिकल और एज केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इट बैक टू केमिकल एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड।
तो पहले हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब स्टोर कर लेंगे एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल और केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, और फिर बाद में जब भी इलेक्ट्रिक चाहिए होगी, उसकी जरूरत होगी, तो उसे दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर चलते आगे। फिर है डैम सेफ्टी एक्ट 2019, तो राज्यसभा ने अभी ये पास कर दिया है। तो इसमें क्या है कि ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अडॉप्ट यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी प्रोसीजर्स, तो उससे रिलेटेड है। तो हम उसका सर्विलेंस करना चाहिए, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ ऑल द लार्ज डैम्स इन द कंट्री टू प्रिवेंट डैम फेलियर। तो ये चीज़ है कि देख लो कि इंडिया जो है वो थर्ड रैंक पे आफ्टर चाइना एंड यूएसए इन टर्म्स ऑफ लार्ज डैम्स। और जो सॉरी हाँ, तो और सबसे ज़्यादा नंबर किसके है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डैम्स है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट डैम कौन सा है? तेहरी डैम इन उत्तराखंड, जो कि भागीरथी रिवर पे बना है। लॉन्गेस्ट कौन सा है? हीराकुड है, जो उड़ीसा में है और महानदी रिवर पे है। ओल्डेस्ट डैम कौन सा है? कल्लानी डैम है, तमिलनाडु में, और कावेरी रिवर पे है। ठीक है, 2000 ईयर ओल्ड डैम है ये। तो ये सारे मेजर जो डैम्स है वो देख लो हमारे, भाखरा नंगल, तेहरी, इंदिरा सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, सिरासलम डैम, नागार्जुन सागर डैम, हीराकुड। तो ये सब तो किस किस टाइप के डैम्स हो सकते हैं? एक तो ये नॉर्मल वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा मतलब पानी हो जाता है ना, तो ये इरोड होने लग जाते हैं, तो इसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इसमें क्या है कि ये पाइप टाइप के लगे होते हैं, तो इसमें मतलब इतना ज़्यादा स्टोर नहीं होता पानी, जितना चाहिए ठीक है, फिर आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी रहता है। और जो ये वाले होते हैं, इसमें क्या है कि एक दीवार सी बना देते हैं, अगर उससे ऊपर पानी जाएगा ना तो वो आगे चला जाएगा। तो इसमें मतलब ऐसा कि जितना भर गया ये, उसके बाद बाकी सारा पानी बहता ही रहेगा बाहर। तो इसमें ऐसे मतलब रुकता नहीं है पानी, तो मतलब मेंटेनेंस भी कम चाहिए होती है। तो हरिद्वार कोई गया हो तो वहाँ पे है ये वाला। ठीक है, ये वाला है हरिद्वार में, ये जिसमें पाइप से लगे हुए, यहाँ से पानी निकलता रहता है। एक ये वाला भी है वहाँ पर। फिर क्या एप्लीकेबिलिटी है इसकी कि एक तो ये सभी डैम्स पे लगेगा कंट्री के, और जिसकी भी हाइट 15 मीटर से ज्यादा है, या फिर हाइट है बिटवीन 10 to 15 मीटर्स। ठीक है, फिर डैम सेफ्टी अथॉरिटीज कौन कौन सी? एक तो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है, और ये वाली चीज याद रखना कि एनी डिसीजन टेकन बाय नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी विल शैल बी बाइंडिंग अपॉन ऑल द पार्टीज। ठीक है, तो ये वाली लाइन याद रखना, बाइंडिंग वाली। और स्टेट लेवल पे भी स्टेट कमेटीज है डैम सेफ्टी की, और ये ऑर्गेनाइजेशन है कुछ कुछ। फिर आता है ऑब्लिगेशन क्या डैम ओनर्स पे। तो जो भी डैम ओनर्स होंगे ना, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके सेफ कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए। तो ये है, और पेन भी हो सकती है इससे रिलेटेड। तो धर्म करके है, धर्म करके, तो इसमें क्या है कि डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग। तो ये क्या चीज है कि एक वेब टूल है जो कि डिजिटाइज करेगा ऑल डैम रिलेटेड डेटा। तो बस इतना याद रखना है कि एक वेबसाइट टाइप है जिसपे सारा डेटा अवेलेबल होगा। तो वो है। फिर है ये सीज्मिक हैजार्ड असेसमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, साइशिस। तो ये भी एक वेब बेस्ड इंटरैक्टिव एप्लीकेशन टूल है, जो किसने बनाया? CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन, अंडर डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, टू एस्टिमेट सीज्मिक हैजार्ड एट अ पॉइंट इन साउथ इंडियन रीजन। तो इम्पोर्टेंट है कि ये साउथ इंडियन रीजन के लिए है, ये चीज याद रखना इसमें। ठीक है, साउथ इंडियन रीजन के लिए। फिर है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ड्रिप। ड्रिप के नाम से याद रखना कि इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट में अभी 250 मिलियन करके पैसे डाले हैं। तो 3 फेसेस में होगा ये, टू मेक एग्जिस्टिंग डैम्स सेफ
एंड रेजिलियंट। जो भी अभी हमारे डैम ऑलरेडी बने हुए हैं उनको थोड़ा सेफ और रेजिलियंट बनाने के लिए है। तो जो ड्रिप प्रोग्राम है क्या, एक तो स्टेट सेक्टर स्कीम है विद अ सेंट्रल कंपोनेंट इनिशिएटेड इन 2012 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक की हेल्प ले रहे हैं फंडिंग गैप के लिए। प्रोवाइड अर्जेंट फाइनेंसेस टू स्टेट फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डैम। तो स्टेट सेक्टर स्कीम है, ये चीज याद रखना। फिर 80% जो टोटल प्रोजेक्ट है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वर्ल्ड बैंक। और जो रिमेनिंग है वो 20% जो है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम मैनेजमेंट प्रोग्राम है ये। तो इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, वर्ल्ड बैंक। तो याद रखना 80-20 का रेशो है। फिर इसका एक फेज 1 हुआ था, तो उसमें इन 7 स्टेट्स को, उसमें इतने डैम्स को क्लासिफाई किया गया था कि मतलब इनको सही कर देंगे। और CWC जो है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, मतलब कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन करेगा। फिर इसका फेज 2 और फेज 3 है, उसमें जल शक्ति मिनिस्ट्री भी थोड़ा इन्वॉल्व हो गया। उसके अंदर 19 स्टेट्स आ गए और 3 सेंट्रल एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई है। तो ये सब है इसमें। और फिर इसका फेज 2 है, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक तो था ही फेज 1 में, अब एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक भी आ गया। तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, बीजिंग, चाइना। तो फंडिंग पैटर्न क्या है, वही कि 18-20 तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, 70-30 जनरल कैटेगरी के लिए, और 50-50 सेंट्रल एजेंसीज। तो scheme also has a provision of central grant of 90% of loan amount for special category states, जैसे कि मणिपुर, मेघालय और उत्तराखंड। तो ये हिली स्टेट्स है और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, तो इनके लिए 90% जो ग्रांट है वो सेंटर देगा। वो जो 20% था उसमें से भी 90% सेंटर दे देगा। तो ये इसके फीचर्स देख लो ना कुछ, ये सस्टेनेबल डैम सेफ्टी कल्चर, ये सब। फिर कुछ अभी डैम्स न्यूज में थे, तो इनका पता होना चाहिए कौन सी रिवर पे और कौन से स्टेट में। एक तो मेकेडाटू डैम जो है कर्नाटका में है, और डिस्प्यूटेड किसके साथ है, तमिलनाडु। तो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट है इस डैम के ऊपर। कौन सी रिवर पे है, कावेरी, एंड इट्स विद इट्स ट्रिब्यूटरी अक्रावती। ठीक है, जो कि कर्नाटका में। नागार्जुन सागर डैम तो कृष्णा रिवर पे है, और डिस्प्यूट किस किस के बीच में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इसके पास तो ये 2 रिवर मैनेजमेंट बोर्ड भी बने हैं, कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। तो जो रिवर मैनेजमेंट बोर्ड होते हैं वो कौन से एक्ट के अंदर बनते हैं, 2 एक्ट आए थे ना हमारे रिवर से रिलेटेड, एक तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 और एक रिवर बोर्ड मैनेजमेंट एक्ट। तो रिवर बोर्ड मैनेजमेंट एक्ट था जो 1956 वाला, उसके अंडर बनाते हैं ये रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स। फिर है ये रतले HEP हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का। कौन सी रिवर पर है, झेलम रिवर, सॉरी चिनाब रिवर। तो करंटली देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन रतले एंड ये किशनगंगा। जो झेलम रिवर पे है ना किशनगंगा, उसमें और रतले वाले में अभी थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। तो जो रतले वाला है ये है चिनाब रिवर, जम्मू कश्मीर। फिर जहांगीर थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में, रिवर सतलुज। मुल्ली परियार डैम केरला। तो कौन कौन से स्टेट्स में डिस्प्यूट है, केरला और तमिलनाडु। और लोकेटेड है मुल्ली परियार और पेरियार रिवर्स पे, ठीक है, केरला में। लेकिन अथॉरिटी किसके पास है, तमिलनाडु। फिर गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में है और चंबल रिवर पे है। फिर है पकलडुक, ये जम्मू कश्मीर में है, और ये मसूदुरार रिवर पे है। ठीक है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो चिनाब रिवर की। ये वाली चीज याद रखना कि चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और ओरिजिन क्या है, नुनकुन ग्लेशियर, और फिर चिनाब रिवर को ज्वाइन कर लेती है। तो इस टाइप की हमने चीजें देखी है कि वो रिवर की ट्रिब्यूटरीज और रिवर पूछ लेते हैं, तो ट्रिब्यूटरीज तो याद रखना। फिर है पूली चिंतला डैम आंध्र प्रदेश का, तो कृष्णा रिवर पे है। तो इसको हम KL राव सागर मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट भी बोलते हैं।
फिर इंटरनेशनल कुछ डैम्स है जो इम्पोर्टेंट है कि एक तो बाय हेतान हाइड्रो पावर स्टेशन जो कि चाइना का है, जिनसा रिवर पे है, और एक ये इम्पोर्टेंट है ग्रेट इथोपियन रेनिसा डैम। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट डैम है अफ्रीका का, और इथोपिया और इजिप्ट में इसका मतलब लड़ाई चल रही है। सूडान, इथोपिया और इजिप्ट। कौन सी रिवर पे है? नाइल रिवर की जो मेन ट्रिब्यूटरी है ब्लू नाइल, ठीक है। व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल दो होती है जो कि नाइल की ट्रिब्यूटरी है। उसमें से जो ब्लू नाइल है ना, वो 80% वाटर को कंट्रीब्यूट करती है नाइल में। तो ये देख लो मैप में कि ये ग्रेट रेनिसा डैम है, यहाँ पे बॉर्डर पे इथोपिया, सूडान। लेकिन इजिप्ट की भी इसमें लड़ाई है, क्योंकि ये पानी को ना यहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे तो इजिप्ट में कम पानी पहुंचेगा, तो उसकी लड़ाई है, ठीक है। और फिर ये ब्लू नाइल रिवर है जो इथोपिया से स्टार्ट होती है, फिर व्हाइट नाइल यहाँ से आती है, और फिर ये दोनों मिलके यहाँ पर आगे की तरफ जाती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है अलेक्जेंड्रिया के, यहाँ पे मेडिटेरियन सी से मिलती है। हाँ, तो इनकी थोड़ी कैपिटल भी देख लेना। सूडान की खार्तूम है, और इथोपिया की शायद वो है एडिस अबाबा है शायद। फिर है नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर्स अथॉरिटी। तो अभी इसके क्रिएशन की बात चल रही है। तो ये क्या होगी अथॉरिटी? तो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी होगी जो कि जो भी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहे कंट्री में उनको इम्प्लीमेंट करेगी। और इसको हेड कौन करेगा? कोई गवर्नमेंट का सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर। रिप्लेस कर देगी ये नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को। हाँ, तो क्या है मतलब इसके फंक्शन क्या परफॉर्म करेगी ये? कि एक तो डायरेक्ट करेगा इसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, क्योंकि ये जो भी अगर कोऑर्डिनेट करेगी तो नेबरिंग कंट्रीज को, जो भी कंसर्न स्टेट्स है उनको, और जो भी डिपार्टमेंट्स रिलेटेड है। इसके पास पावर्स भी होंगी कि एनवायरमेंटल, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट क्लियरेंसेस को इशू कर सकती है अंडर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। और पावर टू रेज फंड्स, तो फंड्स को भी कर सकती है। और एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना सकती है फॉर इंडिविजुअल लिंक प्रोजेक्ट्स, ठीक है। स्पेशल पर्पस व्हीकल में क्या होता है कि एक टाइप की कंपनी सेटअप कर देते हैं हर एक अलग प्रोजेक्ट के लिए, ताकि अगर वो प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो पूरी ओवरऑल कंपनी पे कोई इफेक्ट ना आए। तो उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो बैकग्राउंड क्या है कि एक कोई ब्रिटिश के इंजीनियर थे, सर आर्थर थॉमस कॉटन, तो इन्होंने शुरू किया था ये सब। और एक ये विश्वेश्वरैया, तो ये पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये। तो इनके नाम पे ना इंजीनियर्स डे बनाया जाता है, एम विश्वेश्वरैया। और इन्होंने काफ़ी सारे बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं। तो ये सब था, मतलब इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। शायद मेंस में भी क्वेश्चन आया था इनके ऊपर। फिर 1980 में एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान प्रिपेयर किया था मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन, जो कि अब बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। फिर इसके अंदर क्या था कि इन्होंने ये सेटअप की थी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जिन्होंने 30 लिंक, तो ये इतने इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मॉनिटर करता है ये सारे प्रोग्रेस को, जो भी रिवर लिंकिंग में होता है ना उन सबको। तो अभी लिंकिंग डिफरेंट सरप्लस रिवर्स ऑफ द कंट्री विद डेफिशिएंट रिवर्स सो दैट एक्सेस वाटर फ्रॉम सरप्लस रीजन कुड बी डाइवर्टेड टू डेफिशिएंट रीजन। तो ये एम होता है इन प्रोजेक्ट्स का। तो अभी 6 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो केन बेतवा, दमन गंगा, पिंजल, और पर तापी नर्मदा, मनस संकोश, तीस्ता गंगा, महानदी गोदावरी और गोदावरी कावेरी, जिसको हम ग्रैंड एनीकट बोलते हैं। तो ये सारे इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स देख लो, तो सभी इम्पोर्टेंट है। मतलब जो अभी 5 बजट में आए तो वो तो है ही, और ये वाले। तो ये सारी रिवर्स देख लेना कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है और कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये सब। फिर है केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया ना इसकी फंडिंग को, केन बेतवा को।
तो पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ऑफ इंटरलिंकिंग रिवर्स। तो हमने नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान देखा था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन मतलब जो जल शक्ति मिनिस्ट्री थी उसने 1980 में लॉन्च किया था। फिर केन बेतवा जो है, हाँ अभी ये उसमें भी मेंशन था। तो केन, इसमें देख लो ये मैप में कि जो केन रिवर है जो वहां से पानी जाएगा बेतवा की तरफ, जो कि बुंदेलखंड रीजन में। ठीक है, तो कहाँ से होते हुए गुजरेगा ये वाला प्रोजेक्ट? पन्ना टाइगर रिजर्व, तो इसलिए ज्यादा इश्यू है इस पे। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा कि ये एक धौधन डैम बनाएंगे इस पे। ठीक है, ये डैम भी बनाएंगे ट्रांसफर करने के लिए पानी को। तो जो वाटर डेफिशिट रीजन है बुंदेलखंड, वहां पर जाएगा। तो एक अथॉरिटी भी बनाई गई है इसके लिए, जो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल है। तो ये याद रखना कि केन बेतवा लिंक तो स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो वही के मतलब मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो थोड़ा सा हैम्पर होगा इससे। तो केन रिवर जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसका बेसिन है। ओरिजिन क्या है? काईमूर हिल्स जबलपुर में। और फ्लो कहाँ करती है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व और फिर यमुना को ज्वाइन कर देती है। फिर बेतवा रिवर रायसेन डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों में बहती है, मतलब बेसिन है। और फिर यमुना को एज ए ट्रिब्यूटरी ज्वाइन कर लेती है। तो दोनों यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, फिर ये कुछ उससे कुछ छोटे न्यूज है तो देखते हैं। एक तो अर्थ ओवरशूट डे। तो ओवरशूट डे का मतलब क्या होता है कि वो वाला डे जिसमें मार्क्स द डेट व्हेन ह्यूमैनिटीज डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज इन अ गिवन ईयर एक्सीड्स द अर्थ कैन रीजनरेट इन दैट ईयर। तो जो अर्थ जनरेट कर सकती है एक साल में, उससे ज्यादा हमने ह्यूमैनिटी की डिमांड हो गया, तो उसको बोलेंगे अर्थ ओवरशूट डे। तो एक ईयर को बोलते हैं। तो कौन कैलकुलेट करता है इसको? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। ठीक है, 1970 से कर रहे हैं। और 29 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे को हम ऐसा सेलिब्रेट करते हैं। तो लास्ट ईयर तो ये 22 को सेलिब्रेट किया गया था, तो अभी थोड़ा एडवांस कर दिया गया है 29 जुलाई 2019 से। इसमें क्या बता रहे हैं कि ये इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एक तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट का, इंक्रीज CO2 एमिशंस बाय एनर्जी सेक्टर। फिर है ग्रीन वॉयज टू 2050 प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट यूं पूछेंगे कि किस चीज से रिलेटेड है, तो इसमें मतलब हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखना शिपिंग से रिलेटेड है कि ट्रांसफॉर्म द शिपिंग इंडस्ट्री टुवर्ड्स अ लो कार्बन फ्यूचर। तो ये इससे याद रखना। फिर पार्टनरशिप एजेंसी कौन कौन सी? एक तो नॉर्वे और IMO। ठीक है, और इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड फर्स्ट कंट्री अंडर दिस प्रोजेक्ट फॉर द कंडक्ट ऑफ अ पायलट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू ग्रीन शिपिंग। फिर जियो स्पेटियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। तो इसरो का है ये, नीति आयोग और इसरो का। तो एक ऐसा मैप बनाएंगे विद द सपोर्ट ऑफ एनर्जी मिनिस्ट्रीज। तो उसमें सब कुछ कैप्चर, स्टोर और चेक करेंगे डेटा वेटा को, जो भी अर्थ सरफेस से रिलेटेड है। ठीक है, फिर ये शून्य लेबलिंग फॉर नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स। तो शून्य प्रोग्राम याद रखना क्या है? शून्य प्रोग्राम है कि जो बिल्डिंग्स होती है ना हमारी, उनको हम उनकी एनर्जी डिमांड को कम कर सके। तो हाईली एफिशिएंट बिल्डिंग्स विद एक्सट्रीमली लो एनर्जी डिमांड। तो ये है, तो ये नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग्स, तो ये सब है। फिर इन्होंने ये बताया कि अगर कोई जो ये एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 से 0 तक होगा एक साल में, मतलब उसकी इतनी एनर्जी डिमांड होगी तो उसको शून्य लेवल मिलेगा, उससे थोड़ी कम डिमांड होगी तो शून्य प्लस लेवल मिलेगा। तो इस टाइप से। फिर है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो RBI ने भी ज्वाइन कर लिया है कुछ सेंट्रल बैंक्स को और इन सबको। तो उसमें ये नेशनल ग्रीनिंग फॉर फाइनेंशियल सिस्टम है। तो इसमें
क्या है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स विलिंग टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये चीजें याद रखना। और कब लॉन्च हुआ था ये सिस्टम? पेरिस में लॉन्च हुआ था, वन प्लैनेट समिट में 2017। फिर है स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। तो यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा है जो है 2030 पार्टनरशिप उन्होंने लॉन्च किया है एट द लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट 2021 में। तो बस ये याद रखना, यूएस और इंडिया दोनों ने मिलके चलाया है, 2030 तक की पार्टनरशिप है। तो 5 पिलर्स है इसके। एक तो पावर एनर्जी एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल ग्रोथ और एमर्जिंग फ्यूल्स। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज है। फिर है एरिडा बैग्स। तो एरिडा हमारी है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इन्होंने अभी एक ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला इन्हें, तो फॉर बीइंग द लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बाय इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने दिया ये अवार्ड। तो IRDA क्या है? ये मिनी रत्न है एक तो, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है। ठीक है, IRDA के बारे में ये चीज याद रखना। इसको ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला। और इट इज अ पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी एस्टेब्लिश्ड एज NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन 1987। फिर है सेटैट। तो ये इनिशिएटिव है किसका? हाँ, इसमें लिखा नहीं हुआ है। तो इट इज एन इनिशिएटिव एम्ड एट सेटिंग अप कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट एंड मेक्स इट अवेलेबल टू द मार्केट फॉर यूज। तो बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट बनाने या फिर उसको मार्केट में डाल देना, बस यही है। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल। तो किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। तो क्या करेगा? ये एडवाइस करेगा और मेंटर करेगा, प्लान करेगा एक्शन टू मिनिमाइज एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने बनाया, और माइनिंग से रिलेटेड जो चीजें है उस पे है। ठीक है, ये चीज याद रखना इसमें। बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी क्या है? एक तो हमारा जो CSIR है और IIP है देहरादून का, उन्होंने ये होम ग्रोन टेक्नोलॉजी बनाई है टू प्रोड्यूस बायोजेट फ्यूल, जो कि हम मिलिट्री एयरक्राफ्ट और जो होते हैं इंडियन एयरफोर्स के, उसमें यूज कर सकते हैं। तो बायोजेट फ्यूल क्या होता है? कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल, ट्री बॉर्न ऑयल्स, शॉर्ट जेस्टेशन ऑयल सीड क्रॉप्स और वेस्ट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम एडिबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो इन सब से बना सकते हैं। तो इससे पहले भी यूज हो चुका है, जो स्पाइस जेट वगैरह थे वो इसी बायोजेट फ्यूल पे भी उड़ चुके थे। फिर है अर्बन शिफ्ट इनिशिएटिव। तो इट इज अ ब्रांड नेम फॉर सस्टेनेबल सिटीज इम्पैक्ट प्रोग्राम फंडेड बाय ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। तो अर्बन शिफ्ट सपोर्ट सिटीज इन एशिया अफ्रीका टू अडॉप्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच टू अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वेयर बोथ पीपल एंड प्लैनेट कैन थ्राइव। तो अभी इंडिया में मतलब पुणे, सूरत जो है वगैरह सिटीज है वो इंक्लूड कर दी गई है इस प्रोग्राम में। और कौन हेड कर रहा है? UNEP in partnership with various institutions like World Resource Institute, UNDP, World Bank, ये सब। तो याद रखना, मेन ऑर्गेनाइजेशन UNEP, अर्बन शिफ्ट इनिशिएटिव, और फंडेड बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कौन कौन से और चीजों को भी सपोर्ट करता है? उसमें 4-5 आते हैं। एक तो UNCCD, UNCBD नहीं, UNFCC है एक तो, UNCCD है, और वो स्टॉकहोम कन्वेंशन है POP वाला, और मीनामाटा है मरकरी वाला, और एक और है कोई सा, आई थिंक UNCED है या CBD है। फिर है सस्टेनेबल कुकिंग हैंडबुक फॉर सिटीज। तो ये भी UNEP का है। तो UNEP के तो प्रोग्राम सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी रिपोर्ट या कुछ आता है ना तो वो ऐसा पूछ ही लेते हैं। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग अप्रोचेस विद इंटीग्रेटेड होल सिस्टम अप्रोच। तो
कूलिंग अप्रोच है, मतलब अर्बन एरियाज को कैसे कूल रखा जाएगा, तो उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ हैंडबुक निकाली। फिर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनिशिएटिव, तो जो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आउटलुक एक रिपोर्ट आई है, वो किसने रिलीज किया है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इनिशिएटिव ने, सॉरी IEA ने किया, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनिशिएटिव ने क्या लॉन्च किया है? ग्लोबल ईवी आउटलुक 2021। तो एक क्या है ये? इट इज अ मल्टी गवर्नमेंट पॉलिसी फोरम established in 2010 under the Clean Energy Ministerial, हाँ क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। तो 15 कंट्रीज है अभी इसमें जो पार्टिसिपेट कर रही है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो याद रखना इंडिया भी मेंबर है। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन और इंट्रोडक्शन फास्ट होना चाहिए, EV 13-30। तो ये वाला टारगेट याद रखना, EV 13-30, टू हैव एटलीस्ट 30 न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स बाय 2030। तो 30% सेल होनी चाहिए एटलीस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बाय 2030, ठीक है। और एक 13-30 टारगेट भी है ना, वो है 30% लैंड को बचाना है हमें, लैंड और ओशंस को बाय 2030। फिर एक EVI ग्लोबल EV पायलट सिटी प्रोग्राम है, तो ये भी मतलब ऐसा ही है। फिर है मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, तो इंडिया ने भी लॉन्च किया है अंडर इनोवेशन प्लेटफॉर्म ऑफ मिशन इनोवेशन। तो इट वाज लॉन्च वर्चुअली एट द इनोवेटिंग एट जीरो समिट। तो अभी चील में इस साल एक समिट हुआ था, इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट, तो उसमें लॉन्च किया गया। तो ये चीज याद रखना कि कहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो इनमें वो ऐसी टाइप की चीजें पूछ लेते हैं कि इट वाज लॉन्च्ड इन दिस ये। तो क्या है क्लीन टेक एक्सचेंज? तो ग्लोबल इनिशिएटिव है टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ इंक्यूबेटर्स टू एक्सेलरेट क्लीन एनर्जी इनोवेशन। तो जो भी क्लीन एनर्जी में इनोवेशन है उससे रिलेटेड है बस। तो एक मिशन इनोवेशन भी है, तो इंडिया भी उस मिशन इनोवेशन का मेंबर है। तो वो किस चीज से रिलेटेड है? वो क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस, बस इतना याद रखना है इसमें। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। कब लॉन्च हुआ था फर्स्ट फेज? पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है 2015 बस, और अभी 2.0 चल रहा है। तो ये क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस बाय 2030 तक है। फिर कुछ कंसेप्ट्स है कि इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन क्या होता है। तो अभी चाइना के जो हमारे जी जिनपिंग है, उन्होंने ऐसा बोला था कि हमें स्ट्रेस करना चाहिए फॉर एडवांसिंग इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन। तो क्या चीज होती है ये? इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन डिस्क्राइब्स अ वर्ल्ड इन विच ह्यूमन कम्युनिटीज आर डिजाइन टू प्रमोट ओवरऑल वेलबींग ऑफ पीपल एंड प्लेनेट, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन मतलब जो ह्यूमन लोग हैं वो सारी चीजों को मतलब प्लेनेट और पीपल सबका वेलबींग को प्रमोट करे। It considers nature to be a part of life rather than something that can be exploited without restraint. तो बस इतना ही टर्म इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। फिर है सस्टेनेबल रिकवरी प्लान। तो IEA है, उसने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ऐसा बोला है, कार्बन एमिशंस आर सेट टू बी रिबाउंड एज कंट्रीज फोकस ऑन इकोनॉमिक रिकवरी। तो जो कार्बन एमिशन है वो बढ़ सकते हैं क्योंकि जो कंट्रीज है वो ज्यादा फोकस कर रही है अपनी इकोनॉमिक रिकवरी पे रेदर देन ये जो भी हमारे कार्बन टारगेट्स है। तो सस्टेनेबल रिकवरी प्लान होना चाहिए हमारा। तो उसके लिए इन्होंने 1 ट्रिलियन क्लीन एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट करेंगे हर साल 2021 से 23 तक। तो जो भी हमारी कंट्रीज है वो सस्टेनेबल रिकवरी कर सके, ठीक है। तो इससे हमारे जो पेरिस एग्रीमेंट गोल्स थे उसमें भी हेल्प मिलेगी। फिर लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट। एक ये रिपोर्ट आई है लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल है, तो कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इट इज एन एक्शन प्लान टू असिस्ट द 32 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू कंसिडर वर्किंग टुवर्ड्स लोकलाइजिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो क्या चीज है लोकलाइजेशन का मतलब? कि टू रिकॉग्नाइज सब नेशनल कॉन्टेक्स्ट इन अचीवमेंट ऑफ 2030। हाँ, तो जो भी हमारे 2030 वाले गोल है उनको थोड़ा सा लोकलाइज करके अपने हिसाब से मॉडिफाई करके फिर उसको अप्लाई किया जाए
और ये रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने ये जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके लिए था ये, ठीक है, फॉर द वही बॉटम अप एक्शन होगा इसमें, वही बॉटम अप अप्रोच है। फिर है बायो इकोनॉमी, तो ये क्या है कि एफएओ ने अभी एक रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश करी थी, उसमें बताया था कि renewable wood based products, engineered wood products and wood based textiles are two emerging forest product categories that can provide renewable and sustainable solutions. तो बायो इकोनॉमी क्या होता है? ये इकोनॉमी यूजिंग रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस फूड, एनर्जी, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो बस ये डेफिनेशन याद रखना। और बायो इकोनॉमी कवर ऑल सेक्टर्स एंड सिस्टम्स दैट रिलाई ऑन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। फिर कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस है। एक तो रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया कौन रिलीज करता है? नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है वर्ल्ड का, ठीक है, ये वाली चीज याद रखना कि थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है। और जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो भी हमारी अराउंड द थर्ड ऑफ द वर्ल्ड एवरेज है। और मेजॉरिटी ऑफ इंडिया रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन टेक फ्रॉम सोलर और विंड। तो सबसे ज्यादा जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है वो आती है सोलर और विंड से। और रिन्यूएबल एनर्जी पेनिट्रेशन इज हाईली वेरिएबल बाय स्टेट इन इंडिया। फिर आता है वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तो आईईए निकालता है। तो बस इतना ही इसमें। तो फिर है मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी रिपर्पसिंग एग्रीकल्चर सपोर्ट ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम। तो ये फूड का जो वर्ड आ जाए ना तो एफएओ तो उसमें चिपका ही देना कि एफएओ तो है ही। फिर है यूएनडीपी, यूएनईपी, तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है बस। फिर है एग्रीकल्चर आउटलुक रिपोर्ट, तो ओईसीडी और एफएओ। तो एग्रीकल्चर पे है तो तुम लोग थोड़ा लगा लेना दिमाग से कि एफएओ भी हो सकता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी। तो इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो हेडक्वार्टर का है इस ऑर्गेनाइजेशन का इटली में, ठीक है, इंडिया भी इसका मेंबर है। फिर है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। एक सेकेंड, हाँ ये वाली चीज याद रखना। मेंबर्स टू आईएफईडी इज ओपन टू एनी स्टेट दैट इज मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है ना उन सबके लिए ओपन है इसकी पार्टनरशिप। तो ये वाली स्टेटमेंट होती है ना, ये इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो मेंबरशिप यूएन वाले लोग ले सकते हैं, या एक जैसे वो होती है ना ये आईएमएफ है, तो आईएमएफ क्या कोई सी भी कंट्री को लोन दे सकती है? तो नहीं, वो सिर्फ जो उसकी मेंबर कंट्रीज है ना उनको लोन देती है। तो यूं नहीं है कि कोई भी जो कोई भी लीस्ट डेवलप कंट्री है या पुअर कंट्री है आईएमएफ उसको ही मुंह उठा के लोन दे देगा, नहीं। तो जो भी उसके मेंबर कंट्रीज है ना सिर्फ उनको देता है। तो जो इस टाइप की स्टेटमेंट्स होती है तो वो पता होनी चाहिए कि कौन सी कंट्रीज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है। फिर एक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है। तो अभी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हमने देखा था, ये वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से बना था ना, ये कंजर्वेशन एक्ट, तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और अलायंस फॉर ये एफिशिएंट इकोनॉमी एक, तो 2018 में लॉन्च हुआ था। तो 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिलके पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। और बस यही है, बेस्ड ऑन देयर एफर्ट्स एंड अचीवमेंट दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर, एस्पिरेंट। तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि उनको ऐसे डिवाइड किया गया। और 6 सेक्टर्स के अंदर ये रिपोर्ट वो है परफॉर्मेंस एसेस करेंगे, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री, म्युनिसिपैलिटीज, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड डिस्कॉम्स। तो ये है इसमें। फिर यहीं पे एंड करते हैं, और किसी को कुछ बताना ऐड करना है तो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। वेलकम।